लॉकडाउन के बीच में हमने देखा है कि किस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भी कायम रखने की कोशिश की जा रही है। बड़े शहरों और मेट्रो में इसके प्रयास सार्थक हैं और हमें नजर आ रहे हैं। डिजिटल या ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को शिक्षा देने की तैयारी की गई और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। लेकिन आज कार्यक्रम में समझेंगे कि ग्रामीण भारत में जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लॉकडाउन के बीच में कितनी प्रभावित हुई है। उसे वापस पटरी पर लाने या इस लॉकडाउन के बीच में ग्रामीण भारत के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देने के लिए हमारे पास क्या टूल, क्या विकल्प हैं और हम अब तक उसका कितना इस्तेमाल कर पाए हैं। राज्यों के स्तर पर क्या चुनौतियां हैं और क्या कुछ नए मोड हो सकते हैं जिसके जरिए हम ग्रामीण भारत के बच्चों को इस लॉकडाउन के बीच में भी शिक्षा देते रहें। समझेंगे अपने 3 खास विद्वानों के जरिए। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं एस.सी. त्रिपाठी जी, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सी.वी. शर्मा जी हैं, चेयरमैन हैं एनआईओएस से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान जी हैं, को फाउंडर हैं प्रथम फाउंडेशन से, जो कि स्कूली शिक्षा और बच्चों पर लगातार काम और सर्वे करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में त्रिपाठी सर आपसे करना चाहूंगा। अपने आप में ये विषम परिस्थितियां हैं और शायद ही जीवन काल में इस तरह की परिस्थितियों को हमें से किसी ने देखा हो, लेकिन शहरी इलाकों में हम देख रहे हैं कि शिक्षा को लेकर काफी अच्छे प्रयास हो रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस, यूट्यूब के जरिए या अलग अलग जो मैं कहूँ कि मंच हैं उसके जरिए शिक्षा देने की कोशिश हो रही है। इसके काफी अच्छे नतीजे अब तक हम देख पा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण भारत में थोड़ी मुश्किल है। वहां पर अभी प्राइमरी एजुकेशन खास तौर पर मैं कहा जाए, जो वहां पर किस तरीके से आप देखते हैं ये चैलेंज है और क्या रास्ते हमारे सामने आज हैं? जैसा आपने कहा, नगरीय क्षेत्र में तो देखिए ये जो इंटरनेट है या टीवी से या ऑनलाइन डिजिटल मोड से बहुत से लेक्चर्स दिए जा सकते हैं और ये ज़्यादा उपयोगी होते हैं सेकेंडरी के छात्रों के लिए या हायर एजुकेशन के कॉलेज के छात्रों के लिए। प्राइमरी एलिमेंट्री छात्रों के लिए उपयोगी भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ उनके पेरेंट्स को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। यानी पेरेंट्स भी बच्चों के साथ बैठें और डिजिटल मोड में जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको देख के बच्चों के साथ बैठ करके उनके साथ और समझाएं। तो अर्बन क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में तो ये हो सकता है, लेकिन देखिए ग्रामीण क्षेत्र में एक तो इंटरनेट की व्यवस्था उतनी नहीं है, बिजली भी सब जगह नहीं है, और दूसरी बात कि वहाँ के लोगों की जो डिजिटल मोड में काम करने की जो उनका अनुभव है वो बहुत कम है और बच्चों का तो और भी कम है। तो वहाँ मुझे नहीं लगता है कि प्राइमरी शिक्षा में कोई अन्य व्यवस्था हो सकेगी। वहाँ तो ये अवश्य हो सकता है कि गर्मी का समय है तो प्रातःकाल सवेरे 7 बजे से 10 बजे या 7 बजे से 11 बजे तक के लिए स्कूल खोले जाएं और अध्यापक वहाँ पे आवें और सोशल डिस्टेंसिंग करके बच्चों को बैठा करके उनको शिक्षा दी जाए। और ये अच्छा अवसर है कि बच्चों को इससे अवगत कराया जाए कि कैसे स्वच्छता का, स्वास्थ्य का और इम्यूनिटी अपनी बढ़ाने का, इन सब चीजों के बारे में एक जनरल एजुकेशन भी जो एक सम्यक होगा दिया जा सकता है। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि इस समय जैसे ही ये लॉकडाउन का ये फेज समाप्त होता है स्कूलों को तरीके से खोला जाए। और ये जरूर है सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजों का। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थान की कमी नहीं होती है और इतना ज्यादा कंजेशन भी नहीं होता है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है। अगर कमरे छोटे हैं तो बाहर बैठ करके, और इसीलिए मैं सवेरे का टाइम दे रहा हूँ कि 7 बजे से 10 बजे का समय अगर रखा जाए तो ये व्यवस्था करी जा सकती है। माधव सर, किस तरीके का चैलेंज देखते हैं ग्रामीण भारत के लिए प्राइमरी एजुकेशन को अगर हम समझें इस लॉकडाउन पीरियड में, और विकल्पों के तौर पर कहीं कोई मॉडल अगर आपकी नॉलेज में हो, आपकी जानकारी में हो, जो कि अपनाया जा रहा है, जो कि हम विस्तार से पूरे देश में लागू कर पाएं या अलग अलग राज्य से अपना पाएं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब से ये कोविड की वजह से लॉकडाउन हो रहा है, तो स्कूलें बंद हो गई, तब से जो हम लोग सालों साल करने की कोशिश में थे हुआ नहीं, वो कुछ हफ्तों में करने की कोशिश हो रही है। और ये समझ रहा हूँ मैं कि कोशिश बहुत जारी है, ऐसा नहीं कि कोशिश की कमी है।
अब हो ही गया कि हम लोग समझते कि हफ्ते भर में पूरा हो जाएगा काम, तो ऐसे नहीं होने वाला। हम लोग तैयार नहीं थे, तो जो लोग तैयार थे वो कर पाए हैं। ये समझना गलत होगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ग्रामीण है, ये शहरी भी है। अगर आप इंटरनेट का एक्सेस देखें तो जितने सारे लोग इंटरनेट से जुड़े हैं उसमें से 87% ऐसे हैं, 87% ऐसे हैं जो प्रीपेड फोन पर हैं, मोबाइल फोन पर। और पूरे देश में सिर्फ 13% घर ऐसे हैं जिनमें क्या कहे लैपटॉप या डेस्कटॉप है, जिससे आप जिसको ऑनलाइन लर्निंग कहा जाता है वो कर सकते हो। वीडियो तो कहीं से भी देखा जा सकता है, बट दैट इज नॉट इनफ एज अ लर्निंग एनवायरनमेंट। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो बाकी यूरोपियन देश कर पाए उस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि यूरोप के देशों में और चाइना तक जो अभी सुनाई दे रहा है वो ये है कि उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग तो किया लेकिन वो सही नहीं हुआ। कहना मुश्किल है, बच्चे वो घुटन सी होती है ना कि ये घर में बैठे हुए हैं और पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, माता पिता तकलीफ में हैं, उनको पता नहीं कहाँ नौकरी का काम धंधे के लिए जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारी चिंताओं को लेकर ऐसा समझना कि लॉकडाउन के पीरियड में सीरियस पढ़ाई होगी, इससे मुझे थोड़ा सा मुझे तकलीफ होती है कि ऐसा समझो कि 6 महीने कुछ नहीं हुआ, 6 महीने मस्ती करी आपने। ऐसा हो सकता है कि आपने 6 महीने मतलब पढ़ाई 6 महीने की, 6 महीने तो नहीं है, 3 महीने 1.5 महीना 2 महीने हुए हैं। और मैं तुम्हारी चीज से सहमत हूँ कि ग्रामीण इलाकों में स्कूलें खोलना कोई गैर नहीं अच्छा होगा। तो लेकिन अब जहां तक कि ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स क्या हो रहे हैं, क्या किया जा सकता है, तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये ऑनलाइन पढ़ाना ये अपर क्लासेस के लिए है, जिनके पास डिवाइसेस हैं, जिनके पास लैपटॉप्स है, जिनके पास डेस्कटॉप्स है, वो और जिनके पास वो नहीं है उनके लिए इस तरह का ऑनलाइन लर्निंग नहीं हो सकता। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया है, 5वीं 6वीं के लिए अपना लेसन पढ़ लो। और कुछ हद तक एक स्टेप का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी बच्चों को बोला जाता है कि ये वीडियो देखो, पढ़ने की कोशिश करो। कमजोर है लेकिन ये एफर्ट है, कोई तो कोशिश हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ा जो है कि हम लोग देख रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में 40 से 60% बच्चों को किसी भी किस्म का डिजिटल क्या कहें एंड्रॉइड एक्सेस या इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। तो आप उनको मैसेज भी नहीं भेज सकते हैं। ये इस पर क्या किया जाए? आया जो NIOS के हमारे शर्मा जी हैं उनके लिए बता माधव सर, बिल्कुल। जो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ताकि जो न्यू लर्निंग ऐप या सिस्टम एडॉप्ट कर रही है, हमारी एजेंसियां कर रही हैं, उसको मैं समझना चाह रहा था। शर्मा जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, जो माधव सर कह रहे हैं बहुत अहम है कि ग्रामीण भारत में 40% ऐसे बच्चे हैं या परिवार हैं जिनके पास इंटरनेट की रीच नहीं है। अब सवाल ये कि उस ग्रामीण भारत में एजुकेशन, खासकर प्राइमरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, कैसे उस बच्चे के घर तक या उस बच्चे के रीच तक हम पहुंचा सकते हैं या पहुंचा पा रहे हैं? क्या डिफरेंट मोड हो सकते हैं या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो आप लोगों ने जो कि अब तक सक्सेसफुल रहा हो किसी एक इलाके में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि क्लास का विकल्प तैयार कर रहे हैं। अगर बिल्कुल प्रोटोटाइप नहीं बना तो शिक्षा नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत धारणा है। दूरस्थ शिक्षा भारत में सबसे मजबूत है और एक समय में 25% उच्च शिक्षा के विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और हमारा प्रयास, देश का प्रयास था कि हम 50% तक ले जाएं। दूरस्थ शिक्षा केवल कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा नहीं है। वन साइज फिट्स ऑल गलत धारणा है। हमको तमाम मीडिया और तमाम टेक्नोलॉजी को लेना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात कहूं, नरेंद्र मोदी जी जब मन की बात रेडियो से करना शुरू किए तो रेडियो का कितना प्रचार बढ़ा, यूज बढ़ा और सब लोग रेडियो सुनने लगे। हम रेडियो को हमेशा भूल जाते हैं।
हम जो शिक्षाविद हैं, जो दूरस्थ शिक्षा से जुड़े रहे हैं, हम इसको सबसे सशक्त मीडियम मानते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। आप जरा सोच के देखिए कि अब हम 3 साल से बच्चों को लाने जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा में। 3 साल से लेके 9 साल के बच्चे के साथ आप करते क्या हैं? उसको कहानियां सुनाते हैं, उसके भाषा का विकास करते हैं। दुनिया का उदाहरण है श्रीलंका में, नेपाल में, झारखंड में और तमाम राज्यों में बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट हुए हैं भारत में रेडियो के माध्यम से। और मैं याद दिलाऊं, भारत का काम 50 साल का काम है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो हम लोगों ने नासा के मदद से किया था, साइट एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट 75 से 76 तक। और 4 कंपोनेंट हम लोग लिए थे, जिसमें एक था शिक्षा, और वो भी था प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, और दूसरा था हेल्थ, तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा परिवार नियोजन। वो सारा काम और सारा एक्सपीरियंस मेरा है कि हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को और उनके अभिभावकों को, देखिए एक बड़ी परेशानी अभी हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से सबों तक पहुंचाना चाहूंगा। सारे माता पिता, सारे वैसे लोग जो शिक्षा से जुड़े नहीं हैं, आज वो शिक्षा देने का दायित्व उठा लेते हैं। शिक्षा बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल, नॉन टेक्निकल चीज है, ऐसी नहीं बात है। तो जो प्रोफेशनली ट्रेंड है पढ़ाने के लिए, उसी को पढ़ाना चाहिए। अब 6 घंटे का स्कूल होता था, इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम ऑनलाइन करने लगे हैं तो पूरे 6 घंटे बच्चा ड्रेस पहन के घर पर बैठे, लैपटॉप के सामने बैठे और देखे। नहीं, 2 घंटे पढ़ाई कर ले, 2 घंटे कोई वीडियो देख ले, 1-2 घंटे इंटरैक्शन शुरू हो जाए। आप लोग को मैं के साथ साझा करना चाहूंगा कि हम लोगों ने आग्रह किया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय मंत्री जी को, खास प्रकाश जावड़ेकर जी को। उन्होंने हमारा 3 चैनल लाइव कर दिया है, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स पर आ रहा है। जरा आप इन चैनल्स को जाके देखिए। देश के सुदूर एरिया से बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं लाइव, और टीचर घर से, जैसे आप मेरा इंटरव्यू करा रहे हैं हम लोगों का, टीचर दूर दराज के स्कूलों में बैठा उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। त्रिपाठी सर, जैसे कि शर्मा जी कह रहे थे कि नए जो मोड हैं, चाहे वो रेडियो की बात करें या फिर टेलीविजन, क्या इस संकट के दौर में, इस कोरोना लॉकडाउन के दौर में, ये टूल जो हैं, चाहे वो रेडियो का हो या टेलीविजन का हो, ये रूरल इंडिया में एजुकेशन के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, या कितना प्रभावी ये माध्यम बन सकता है? देखिए, हेल्पफुल तो अवश्य हो सकता है। ये एक एड ऑन है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन चूंकि अब मेन कक्षा जो होती है, अगर वो नहीं हो सकती है, तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में और पढ़ाई से संबंधित चीजों में लगाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक और बात है कि पेरेंट्स को भी साथ साथ योगदान देना पड़ेगा। छोटे बच्चे जो होते हैं, उनका मन विचलित होता रहता है, वो बैठ करके रेडियो सुने या टेलीविजन को सुने, उसके लिए जरा पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब रेडियो से सब बातें, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, तो कहानी के रूप में बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, रोचक हो सकती हैं और उसका अच्छा उपयोग होगा। टेलीविजन जो है वो ऑडियो विजुअल है, ज्यादा उससे बातें समझ में आती हैं, तो कहानी के अलावा भी चीजें उसमें आ सकती है। लेकिन छोटे बच्चों के साथ उसमें थोड़ा सा अगर पेरेंट्स भी उसमें भागीदारी कर सकें, पेरेंट बच्चों के साथ बैठ के उनको एक्सप्लेन कर सकें और उससे जो टेलीविजन से बातें निकल के आती हैं उसको समझा सकें, तो बहुत अच्छा होगा। हर जगह पेरेंट्स शायद ये नहीं कर पाए, तो जहां कर पाए वो अच्छा होगा। जहां नहीं है तो कोई बात नहीं, एड ऑन तो अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़े दिनों के लिए ठीक है। अंततः तो हमें स्कूल खोलने पड़ेंगे, जब भी खोलना हो, चाहे 3 मई के बाद खोलें या उसके बाद खोलें, और कम से कम 3 घंटे के लिए टीचर के साथ बच्चों का रहना आवश्यक होना चाहिए। उसके बाद अगर टीचर को और काम दिया जा रहा है तो और उसके बाद दिया जाए, लेकिन समर के जो गर्मी का मौसम, उसमें 7 से 10 बजे तक टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में एक इंटरेक्शन होना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। और हम लोगों ने देखा कि देखिए सेकेंडरी है, हायर है, वहां तो स्टूडेंट अपने आप ये सब चीजें कर सकता है, लेकिन प्राइमरी स्केल पर टीचर का बहुत महत्व है और साथ ही साथ पेरेंट का महत्व है। जी माधव सर, क्योंकि जैसे त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि बहुत है कि ये एड ऑन कर सकता है, लेकिन बेस नहीं हो सकता प्राइमरी एजुकेशन के लिए टेलीविजन या फिर रेडियो की। अगर मैं इस टूल की बात करूं, इन दोनों टूल को बेहतर तरीके से क्या इस्तेमाल और किया जा सकता है, या फिर इसके अलावा कोई और विकल्प आपको लगता है? क्योंकि हम कह नहीं सकते कि लॉकडाउन का ये पीरियड
कब तक चलेगा, कितने महीने या कितने हफ्ते, और अगर ये लंबा खिंचता है तो जाहिर है कि हमें किसी दूसरे मोड को अपनाना ही पड़ेगा रूरल इंडिया के लिए। ये मुझे लगता है कि अभी एड ऑन की तरह अभी शुरू होगा, लेकिन हो सकता है इसका इससे एक्सपीरियंस इसका ये मैं मानता हूँ तो चलनी पड़ेगी। शर्मा जी के लिए कि उम्र है 2000 लड़कियां 10वीं पास की कर रही थी, और वो कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो उनकी तैयारी में और तैयारी हम वो भी डिस्टेंस लर्निंग में कर रहे थे। 3-4 लड़कियों के साथ में एक टैबलेट जिससे वो सीख रही थी क्लास तो फिर इसके माध्यम से हम लोग आगे ले जाने की कह रहे कि इसमें और मजा आ रहा है और हम लोग ये कर सकते हैं। सो इसको उम्र में थोड़े जी कह रहे थे सेकेंडरी, इसलिए शायद लर्निंग का मोड हम लोग अपना सकें। ये हमारी नहीं है, ये नहीं हो सकता वर्चुअल क्लासरूम हर जगह चले, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटेशन करना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है, और इस पर वो एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग करें। शर्मा जी, जो कि माधव जी कह रहे हैं कि जैसे क्या रेडियो या टेलीविजन के जरिए जो भी एजुकेशनल चैनल हैं या फिर जो रीजनल मैं कहूँ कि सेंटर्स के लिए टाइम स्लॉट होता है स्टेट के लिए या कैपिटल के लिए, वहाँ पर कुछ हम ज़्यादा इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ नए तरीके से, जैसे कि कहा कि पहले हम अनाउंस कर दें कि टाइमिंग, उसके लिहाज से फिर उस वक्त में उस प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट या फिर ओवरऑल मैं कहूँगी जिसमें सभी बच्चे एक साथ उसका लाभ ले पाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया दूरस्थ शिक्षा को। अगर अभी तक हम इसको समग्र रूप से सोच करके सभी टेक्नोलॉजी को लाते एक जगह, तो आज हम बड़ी अच्छी स्थिति में थे। और मैं एक चीज और बोलूं कि हम जो ओवरऑल रिमार्क्स दे रहे हैं, स्वीपिंग रिमार्क्स दे रहे हैं कि गांव में ये नहीं हो रहा है, मैं गांव के शिक्षकों के संपर्क में हूं। छोटे छोटे शहरों के शिक्षक अपने बच्चों से व्हाट्सएप पर जुड़े हैं और उनको पढ़ा रहे हैं। देखिए, जहां तक टेक्नोलॉजी का यूज से कंटेंट ट्रांसफर की बात है, वो बिल्कुल अबाधित बिल्कुल कोर्ट में चल रहा है। लेकिन चिंता हमारी शिक्षाविदों की ये है कि पूरे स्कूल का केवल काम कंटेंट ट्रांसफर नहीं है, लर्निंग टू लिव टुगेदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों को साथ लाना जरूरी है कि हमारे बच्चे साथ रहें, खेलें, झगड़ें, आपस में वाद विवाद करें और सीखें। जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, आज जो इससे हमको सीखने की आवश्यकता है वो ये सचान जी कि हम सब ये एक्सपेरिमेंट करते रहे 50 साल में और सबको भुलाते रहे। मैं 2-3 एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा। एक साइट की बात मैंने किया था, साइट के माध्यम से 50 साल पहले हमने प्राइमरी एजुकेशन में कंटेंट और टीचर ट्रेनिंग का बनाया था कंटेंट। हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये अकेला देश है दुनिया का जो शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट 2004 में लॉन्च किया, और हम 10% उस सैटेलाइट के जो उपादेयता थी, क्षमता थी, उसको यूज नहीं किए। आज जिस इंटरैक्शन की हम बात कर रहे हैं वो इंटरैक्शन हम सैटेलाइट के थ्रू करते रहे हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से हमारे विद्यार्थी पढ़ते रहे हैं इग्नू के टीचर से। और छोड़ दीजिए देश में, हमको शायद नहीं पता है, कलाम साहब अफ्रीका गए थे और ये वहां ऑफर करके आए थे इंडिया आपको पढ़ाएगा। 36 देशों को हम इग्नू से बैठे, एम्स में बैठे और IARI से बैठे, मेडिकल की शिक्षा, मैनेजमेंट की शिक्षा और मेडिसिन की शिक्षा भारत से 36 अफ्रीकन देशों को हम दे रहे थे, लेकिन हम उनको भुला देते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, बड़ा अच्छा ये डिस्कशन है कि अफ्रीका के 36 देशों को हम पढ़ाते हैं लेकिन भारत के गांव को नहीं पढ़ा सकते। हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया और एक्सपेरिमेंट को भारत में नहीं लगाते हैं। मैं आज ये कहना चाहूंगा, कोरोना चलेगा, कभी यहां निकलेगा, कभी वहां निकलेगा, सुचारू विद्यालय नहीं कर पाएंगे। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हमको तैयारी करनी चाहिए कि हम कैसे कंटेंट ट्रांसफर कर सकेंगे, और जब कोरोना से बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन से,
बच्चे मिले, खेले, आपस में बात करें, और कंटेंट ट्रांसफर इज नो इशू, इंडिया इज रेडी। भारत की 50 साल की तैयारी है, बिल्कुल तैयार है कंटेंट ट्रांसफर करने के लिए। शर्मा जी, मैं क्योंकि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस वक्त देश देशांतर कार्यक्रम में, मैं दर्शकों से उस विषय से संबंधित सवाल भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर उनके इलाके से जुड़ा कोई सवाल है इस विषय पर। रूरल इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन पर करीब मेरे पास 42 क्वेश्चन लोगों ने ट्विटर पर, फेसबुक पर मुझे मेल किए या व्हाट्सएप किए हैं। मैं उसमें से कुछ सवालों को चाह रहा हूं। पहला जो बहुत अहम है, इसमें करीब 8 लोगों ने कहा कि सर, जो भी चैनल के थ्रू प्रसारित किया जा रहा है, जिसकी जानकारी ग्राम स्तर पर पंचायतों को नहीं है, उसका देने का क्या सिस्टम है, और क्या प्रधानों को भी, यानी कि सरपंचों को भी, या वहां पर जो सरकारी महकमा है उसको भी इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें भी इसके बारे में बताया जाए ताकि वो गांव वालों को जागरूक कर सके। सबसे बढ़िया मटेरियल तैयार किया गया है। सरकारी क्षेत्र के सबसे बढ़िया चुने हुए शिक्षक स्वयं का कंटेंट बनाए हैं। पता होना चाहिए हमारे ग्राम पंचायतों को, हमारे विद्यालय के शिक्षकों को, प्राचार्यों को, कि स्वयं जैसा एक प्लेटफॉर्म है उस पर आओ। NIOS के सारे कोर्स उस पर डाले हुए हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। इस पर विद्यार्थी अपना सेल्फ टेस्ट कर सकता है और शिक्षक से बातचीत भी कर सकता है। ये कहीं दुनिया में उपलब्ध नहीं है सचान जी, ये भारत को उपलब्ध है। आपके जो DTH के 32 चैनल हैं, इतने अच्छे कार्यक्रम उस पर हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को पता नहीं है। जब हमने माननीय जावड़ेकर जी से कह के 3 चैनल को लाइव कराया, जरा 1 बजे से 7 बजे तक विद्यार्थियों को देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, हमको तुरंत इसका प्रचार करना चाहिए। और 13 लाख टीचर्स का ट्रेनिंग हुआ है 17 से 19 में, और 13 लाख टीचर्स ट्रेंड हुए हैं। एक भी पेज प्रिंट नहीं हुआ, स्वयं के माध्यम से हुए हैं। ये सारे 13 लाख टीचर स्वयं पर आए हैं, स्वयं पर अपना कार्यक्रम पढ़े हैं और स्वयं प्रभा से सीखे हैं। इनका उपयोग तुरंत होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, क्योंकि ये 13 लाख शिक्षक जो NIOS से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं, ये न सिर्फ ट्रेंड हैं टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, इनके सोच भी है और इनको विश्वास भी है टेक्नोलॉजी पर। देखिए टेक्नोलॉजी में एक बड़ी बात होती है कि अगर आपको ही विश्वास नहीं, अरे कंप्यूटर से क्या पढ़ाई हो जाएगी भाई, क्लास में नहीं आए तो कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर तकनीक के माध्यम से नहीं पढ़ा सकता है। तकनीक में विश्वास होना चाहिए, और इन 13 लाख शिक्षकों जो प्राइमरी के लिए ट्रेंड हैं, इनकी ट्रेनिंग है, इनको यूज करना चाहिए अभी गांव में शिक्षा पहुंचाने के लिए। त्रिपाठी सर, आखिरी सवाल मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप दें। कुछ दर्शकों ने ये लिखा है कि हमारे इलाके में ये देखा गया है कि नॉर्मली जो शिक्षक हैं उनकी तैनाती जिले के आसपास या जिले के अंदर होती है, और लॉकडाउन के बीच में ज्यादातर शिक्षक अपने घर, अपने गांव में या कस्बों में हैं। सरकार उन शिक्षकों को इस वक्त वो जहां पर है वहां के स्कूलों पर पढ़ाने का आदेश क्या नहीं दे सकती? देखिए, ये डिसेंट्रलाइज्ड है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। कहीं पर ये जिला पंचायतें इन शिक्षकों का नियंत्रण करती हैं, कहीं पर बेसिक शिक्षा परिषद करता है। तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि जहां तक हो सकता है इन शिक्षकों को गृह जनपद के आसपास ही पोस्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत दूर उनको पोस्ट किया जाए तो फिर वो भी बात होगी, वहां चले जाते हैं, फिर यहाँ रहते नहीं हैं, तो उनकी भी सुविधा देखी जाती है। तो गृह जनपद के आसपास के जनपद में पोस्ट होते हैं, इसलिए इनको जहां पोस्ट होते हैं वहां रहना चाहिए। और इन कई जगह तो ये व्यवस्था भी है कि इनका वेतन जो है वो प्रधान के सिग्नेचर के बाद निकलता है। प्रधान सर्टिफाई करते हैं कि ये वाकई आते हैं, पढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें सुनने में आती हैं जो आप सब जानते हैं। और ये जो अभी शर्मा जी ने बात कही, मैं उस पर थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि ये बात सही है कि जब सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ तो बहुत टीचर भर्ती किए गए, और कई राज्यों में, खास तौर से बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें अनट्रेन टीचर बहुत भर्ती किए गए। तो इसमें NIOS और उसके पहले इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय, और काफी ये मामला कई सालों तक चलता रहा कि वो जो टीचर भर्ती किए गए उनको कैसे ट्रेन किया जाए। तो बहुत बड़ा योगदान है इन दोनों संस्थाओं का।
कि इन्होंने इन्हें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कंडेंस कोर्स बना के इन्हें ट्रेन किया है और अच्छा ट्रेन किया है। तो उसमें चूंकि ये स्वयं काफी इसमें डिस्टेंस मोड से ये ट्रेन हुए हैं, तो इनको टेक्नोलॉजी का थोड़ा अनुभव भी है और इनसे ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनका उपयोग किया जाए। तो एक तो नियंत्रण की बात है कि टीचर्स को अपने स्कूल में आना चाहिए, जो भी व्यवस्था जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस जिले में चल रही है उस व्यवस्था के अंतर्गत। और दूसरी बात कि वो जो ट्रेंड है और जो नहीं ट्रेंड है उनको भी ट्रेन होना चाहिए और काफी अनुभवी है। और तीसरी बात कि सभी पंचायतों को 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद इनको सीधे राज्य सरकार से धन मिलता है, तो उसमें हर एक को टीवी भी सेट होना चाहिए जिससे कि वो टीवी, कम्युनिटी टीवी का उपयोग शिक्षा के लिए हो सके। तो ये सब बातें अपनी जगह सही है और होना चाहिए। शर्मा जी, जाओ एक कुछ हमारे दर्शकों का था कि लॉकडाउन के बीच में स्कूल बंद है और सरकारी टीचर अपने घरों में हैं या अपने गांव में, अपने कस्बों में हैं, क्या ये मुमकिन है कि वो उनको ये कहा जाए कि आप जहां पर हैं वहीं पर कम से कम बच्चों को आप शिक्षा दे सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया, इसीलिए मैं उंगली उठा रहा था कि मैं बोलना चाहता हूं इस विषय में। कल ही हमने आह्वान किया है वो 13 लाख शिक्षकों का जो दूर दूर गांव में है कि आप अपने आसपास के 100 बच्चों को खोजिए जो घर में हैं, उनका फोन नंबर इकट्ठा करिए घर से बैठे बैठे, और आपने जो ट्रेनिंग लिया है उसके माध्यम से उनको पहुंचे। बिल्कुल ये संभव है। देखिए, एक होता है सेंट्रलाइज्ड हम लोग स्कूल एजुकेशन में सारी चीजें अभी स्टेट पर छोड़े हुए हैं। एक स्कूल कमीशन अगर होता तो उसके पास ये सारी चीजें होती, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, वो होता तो अच्छा होता। लेकिन आज भी इन्हीं शिक्षकों का आह्वान करिए जो प्रशिक्षित है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, और इन पर छोड़िए कि आप लोकली पढ़ा लीजिए। अटेंडेंस गॉन है, अटेंडेंस नहीं इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप हमेशा, अभी हम चाह रहे हैं कि अटेंडेंस दिखाएं कि हमने इतने दिन स्कूल कर लिया, ये पढ़ा लिया, ये छोड़ करके केवल लर्निंग पर जोर देना चाहिए कि लर्निंग ट्रांजैक्शन हो जाए। जब हम नॉर्मल में आएंगे तो इनको फॉर्मल तरीके से एसेस कर लेंगे और इनको सर्टिफिकेशन कर देंगे। अभी बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कंटेंट ट्रांसफर से लर्निंग कराने का और इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट कराने का, इनका फिजिकल डेवलपमेंट, इनका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसका। चलिए शर्मा जी, वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और शर्मा, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो भी शिक्षा से जुड़े चैनल टीवी पर हैं या रेडियो पर हैं, उनका प्रचार प्रसार गांव स्तर पर किया जाए और कम से कम सरपंच, प्रधान और जो ग्राम में सरकारी अधिकारी नियुक्त हैं उन्हें इसकी जानकारी दी जाए ताकि वो गांव वालों को बता सके, जानकारी वो आगे तक पहुंचा सके। और जो ग्रामीण भारत में हमारे बच्चे हैं प्राइमरी शिक्षा के लिए, वो इस लॉकडाउन में भी कुछ शिक्षा हासिल कर पाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।